मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का सेकंड टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम फोर्स। इस टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। ये लेक्चर्स इस टॉपिक का 4th लेक्चर्स है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर हमारा लेक्चर्स आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं परमिटिविटी से। देख रहे हैं ये लिखा हुआ है परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है इसको समझते हैं। परमिटिविटी का शाब्दिक अर्थ होता है अवरोध। परमिटिविटी का शाब्दिक अर्थ अवरोध, या इसे हम लोग रुकावट भी कहते हैं। रुकावट। परमिटिविटी का शाब्दिक अर्थ या तो अवरोध होगा या रुकावट होगा। तो आइए ये अवरोध क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। जब आप स्पेस के किसी पॉइंट पर कोई चार्ज रखते हैं तो वो चार्ज एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। स्पेस के किसी पॉइंट पर कोई चार्ज रखते हैं तो वो चार्ज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट चारों ओर ट्रांसमिट होता है। जिस मीडियम में ये चार्ज रखा हुआ है वो मीडियम इस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के ट्रांसमिशन में रुकावट पैदा करता है। अलग अलग मीडियम इस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के ट्रांसमिशन में अलग अलग रुकावट पैदा करता है। मतलब हर एक मीडियम के पास ये एबिलिटी है कि किसी चार्ज द्वारा जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसके ट्रांसमिशन में रुकावट पैदा करे। इसी रुकावट को ही कहा जाता है परमिटिविटी। द एबिलिटी, आप देखेंगे लिखा हुआ है द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स परमिटिविटी। ये परमिटिविटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी और दूसरा कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम लोग जान लें कि ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता क्या है। हमने आपको बताया कि जब आप किसी मीडियम में कोई चार्ज रखते हैं तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और वो आगे की ओर ट्रांसमिट होता है। जिस मीडियम में ये चार्ज रखा हुआ है वो मीडियम इस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के ट्रांसमिशन में रुकावट पैदा करता है। कोई मीडियम ज्यादा रुकावट पैदा करता है और कोई मीडियम कम रुकावट पैदा करता है। कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के ट्रांसमिशन में जितने अमाउंट का रुकावट पैदा करता है उस अमाउंट को कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। द एक्सटेंट टू विच a medium can resist the transmission of electrical effect through it is called its absolute permittivity। कोई मीडियम जिस हद तक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के ट्रांसमिशन में रुकावट पैदा करता है उस मीडियम की वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाती है। जैसे एयर की एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ माइका, एक मटेरियल जिसका नाम है माइका, माइका की एब्सोल्यूट परमिटिविटी होते हैं 6 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि माइका एयर के कंपैरिजन में 6 टाइम्स अधिक रुकावट पैदा करता है। अगर माइका की बात की जाए तो एयर जितना रुकावट पैदा करता है माइका एयर की तुलना में 6 गुना अधिक रुकावट पैदा करता है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ग्लास ये होता है 12 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास एयर की तुलना में 12 गुना अधिक रुकावट पैदा करता है।
तो कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के ट्रांसमिशन में जिस हद तक रुकावट पैदा करता है उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अगर आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर की बात करेंगे तो ये 80 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 है। मतलब ये हुआ कि वाटर एयर की कंपैरिजन में 80 टाइम्स अधिक रुकावट पैदा करता है। उसके बाद है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मेटल। मेटल की एब्सोल्यूट परमिटिविटी इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को जरा भी ट्रांसमिट नहीं होने देता है। तो ये थी एब्सोल्यूट परमिटिविटी। कोई भी मीडियम जिस हद तक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के ट्रांसमिशन में रुकावट पैदा करता है वो उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाती है। और अलग अलग मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट परमिटिविटी है मेटल की, जो कि इनफाइनाइट है। दूसरे का नाम है रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसा कि नाम ही से पता चला रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव के मतलब होता है तुलनात्मक, कॉम्पैरेटिव मतलब किसी एक मीडियम की परमिटिविटी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में कितनी है, इसी को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे मैंने आपको बताया कि माइका की रिलेटिव परमिटिविटी एयर के कंपैरिजन में 6 टाइम्स है। ग्लास की परमिटिविटी एयर के कंपैरिजन में 12 टाइम्स है। वाटर की परमिटिविटी एयर के कंपैरिजन में 80 टाइम्स है। तो किसी मीडियम की परमिटिविटी एयर के रेस्पेक्ट में कितनी है, इसे कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम with respect to air or free space is called relative permittivity और dielectric constant। अब ये relative permittivity को मेजर कैसे किया जाता है, तो मेजर करने का तरीका ये है कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम करेंगे दो चार्ज के बीच में। मान लिया जाए कि यहां पर एक चार्ज है Q1 और यहां पर एक चार्ज है Q2 और इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है R और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो है Fa, मतलब कूलम फोर्स इन एयर। अगर हम लोग इन्हीं दो चार्ज को इतने ही डिस्टेंस पे रखते हैं लेकिन एयर में नहीं रखकर किसी दूसरे मीडियम में रख देते हैं तो इसे लिखेंगे Fm। तो फोर्स इन एयर एंड फोर्स इन मीडियम, यह है फोर्स इन एयर और यह फोर्स इन मीडियम, इसी के रेशियो को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसे कैसे मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय रेशियो ऑफ कूलम फोर्स between two charges kept at certain distance in air to the coulomb force between same 2 point charges kept at same distance but in medium। और इसे हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम लोग एप्सिलॉन R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे तो इसे K से रिप्रेजेंट किया जाता है और अगर हम लोग इसे रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे तो इसे एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने देख लिया कि परमिटिविटी के मतलब होता है रुकावट पैदा करना और ये परमिटिविटी दो तरह की होती है। एक को कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी और दूसरे को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को K से लिखते हैं या एप्सिलॉन R से भी लिखा जाता है। K से लिखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ेंगे और एप्सिलॉन R से लिखेंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी। तो आइए K का फॉर्मूला हो गया Fa डिवाइडेड बाई Fm। अब Fa का एक्सप्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और Fm का एक्सप्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आप देखेंगे ये Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और ये Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई और ये 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में बच जाएगा 1/एप्सिलॉन 0 और नीचे में 1/एप्सिलॉन। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो K का वैल्यू आ जाएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। तो K का दो फॉर्मूला हो गया। पहला फॉर्मूला K इज इक्वल टू Fa डिवाइडेड बाई Fm और दूसरा हो गया K इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। इस बेसिस पे
इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी डिफाइन किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे एप्सिलॉन ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एप्सिलॉन जीरो ये है परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। तो हम लोग कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द ratio of permittivity of medium to the permittivity of air or free space. It is also measured by ratio of permittivity of medium to the permittivity of air or free space. तो ये था relative permittivity। अब आप देख रहे हैं अलग अलग मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग होती है। यहां देख लिए आपको मिला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परमिटिविटी ऑफ मीडियम तो परमिटिविटी ऑफ एयर और ये एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन जीरो है। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम है और एप्सिलॉन जीरो परमिटिविटी ऑफ एयर है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ माइका ये अभी मैंने बताया ये आपको 6 होता है, मतलब माइका एयर के कंपैरिजन में 6 गुना अधिक रुकावट पैदा करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ग्लास ये 12 है, मतलब ग्लास एयर के कंपैरिजन में 12 गुना अधिक रुकावट पैदा करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर ये 80 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल ये इनफाइनाइट होता है। अगर एयर की बात करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर तो एयर की तुलना एयर से कर रहे हैं, किसी की तुलना उसी से की जाए तो वो 1 होता है, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। आइए अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में कुछ और बात सीखते हैं। आप देखेंगे मैंने माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया 6, ग्लास का 12, वाटर का 80, मेटल का इनफाइनाइट और एयर का 1। इसमें कहीं पर भी मैंने यूनिट नहीं लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता और ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज नो यूनिट एंड इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। अब आप देखेंगे एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, माइका का 6 है, ग्लास का 12 है, वाटर का 80 है और मेटल का इन्फिनिटी है। इसका मतलब यह हुआ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। इसका मिनिमम वैल्यू 1 होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। आइए तो 2 रिमार्क आपने देख लिया। पहले ये कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है और ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ माइका इज 6। व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ माइका इफ परमिटिविटी ऑफ एयर इज 8.85 into 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो के का वैल्यू दिया हुआ है, एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू भी दिया हुआ है, आपको एप्सिलॉन का वैल्यू निकालना है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है के इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन का वैल्यू मालूम करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो के इंटू एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। के का वैल्यू 6 है और एप्सिलॉन जीरो का 8.85 है, तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा 53.10 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आइए एक बार फिर समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भी हम लोग दो चार्ज को मीडियम में रखते हैं तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब हम लोग यहां से एप्सिलॉन को रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो ये बराबर होता है के। तो इससे पता चलता है कि एप्सिलॉन का वैल्यू हो जाएगा के एप्सिलॉन जीरो। मतलब एप्सिलॉन को रिप्लेस करके के एप्सिलॉन जीरो लिखा जा सकता है। तो यहां पर मैंने एप्सिलॉन के बदले में लिखा है एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यानी के एप्सिलॉन जीरो। अब आप इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं, 1/k को अलग कर दें और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर को अलग कर दें। आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है कूलम फोर्स इन एयर। तो कूलम फोर्स इन एयर के लिए हम लोग फॉर्मूला F लिखते हैं, सॉरी। अब हम लोग देख रहे हैं Fm का फॉर्मूला हो गया फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला 1/k इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
तो अगर दो चार्ज मीडियम में रखा हुआ होगा तो कूलम फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आइए करके देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ व्हाट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस 20 माइक्रोकूलम ईच kept at a distance of 30 centimeter in a medium of dielectric constant 100। यहां पर एक चार्ज है Q1 और इसका वैल्यू है 20 माइक्रोकूलम। यहां पर दूसरा चार्ज है Q2 और इसका भी वैल्यू है 20 माइक्रोकूलम, और इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, और ये दोनों चार्ज एक ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 100 है। तो हम लोग वैल्यू नोट कर लें। Q1 का वैल्यू है 20 माइक्रोकूलम, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चार्ज को कूलम में होना चाहिए, तो माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए 10 टू द पावर -6 से इंटू करेंगे, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -6। Q2 का वैल्यू भी 20 माइक्रोकूलम है, इसे भी कूलम में कन्वर्ट किया जाएगा। R डिस्टेंस है जो कि सेंटीमीटर में है, इसे SI यूनिट यानी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द -2 से इंटू करेंगे, तो ये आपको मीटर बन जाएगा। तो 30 इंटू 10⁻2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 10⁻1 बच जाता है इतना मीटर, और K का वैल्यू है 100। मीडियम में फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1/K इंटू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। तो K का वैल्यू 100 है, 1/100। 1/4πε0 इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 है 20 इंटू 10⁻12 कूलम, Q2 भी है 20 इंटू 10⁻12 कूलम। डिस्टेंस है 3 इंटू 10⁻1 मीटर, 3 इंटू 10⁻1 मीटर। ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, कूलम और कूलम कैंसिल हो जाएगा। 3 ये है और ये 3 है, 3 3 9 होगा, ये 9 को कैंसिल कर देगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर ये 0 और ये 0, ये नीचे में 100 को कैंसिल कर देगा। ये 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहां पर 10 टू द पावर 9 है, यहां 10 टू द पावर -6 है और यहां भी 10 टू पावर -6 है, तो 10 टू द पावर -12 हो जाएगा। नीचे में 10 टू पावर -1 है, 10 टू पावर -1 है तो 10 टू पावर -2 हो जाएगा। 10 टू द पावर 9 और 10 टू पावर -12 ये मिलाकर के आपको बचेगा 10 टू द पावर -3, और ये 10 टू द पावर -2 है, 10 टू पावर -2 10 टू पावर -2 को कैंसिल करेगा, 10 टू पावर -1 बच जाएगा। इस नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, इसका पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 4/10 न्यूटन हो जाएगा। इसे आप 0.4 न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया 0.4 न्यूटन। आइए नेक्स्ट हम लोग रिमार्क 3 में आते हैं। अभी मैंने बताया कि अगर चार्ज को मीडियम में रखते हैं तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है Fm इज इक्वल टू 1/K इंटू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। ये 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², ये एक्सप्रेशन फोर्स का है जब दो चार्ज को एयर में रखा जाए तो, और एयर में जब चार्ज को रखा जाता है तो फोर्स को F से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 1/4πε0 के लिए हम लोग F लिखेंगे। तो Fm का वैल्यू 1/K इंटू F हो जाएगा, मतलब Fm इज इक्वल टू F/K। ये K डिनोमिनेटर में आ गया है, मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज को रिप्लेस मतलब ये हुआ कि अगर मीडियम को रिप्लेस कर दिया जाए, एयर को रिप्लेस कर दिया जाए एक ऐसे मीडियम से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो कूलम फोर्स K टाइम से डिक्रीज कर जाता है। इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम of dielectric constant K, then electrostatic force between two charges decreases by K times and vice versa। अगर एयर को हटाकर मीडियम लाते तो फोर्स घट जाता है, और अगर मीडियम को हटा करके एयर ला देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। और मैंने पहले ही बताया था, इसी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं K इज इक्वल टू F/Fm। F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर है, Fm इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम है, और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस kept at certain distance in air is found to be 8000 Newton। What will be electrostatic force if air is replaced by water of dielectric constant K?
दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 8000 न्यूटन पाया गया है अगर वो एयर में रखा हुआ हो। तो अगर एयर को हटा करके वाटर डाल देते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा ये जानना है। तो फोर्स इन एयर दिया हुआ है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स इन मीडियम मालूम करना है। अभी फॉर्मूला बताया एफ एम इज इक्वल टू होता है एफ बाई के। एफ का वैल्यू है 8000 न्यूटन और के का वैल्यू है 80। तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपको 100 न्यूटन हो जाएगा। मतलब अगर एयर में रखने पर फोर्स 8000 न्यूटन है, इसी चार्ज को अगर इतनी ही दूरी पर वाटर में रखा जाए तो फोर्स घटकर हो जाता है 100 न्यूटन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस kept at certain distance in air is found to be 3600 न्यूटन। दो चार्ज को एयर में रखा गया है और इनके बीच का फोर्स 3600 न्यूटन है। इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय माइका देन फोर्स बिकम्स 600 न्यूटन। अगर एयर को हटा करके माइका रख देते हैं तो फोर्स 600 न्यूटन हो जाता है। व्हाट इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ माइका? तो एफ ए आपको मालूम है, एफ एम मालूम है। के का फॉर्मूला होता है एफ ए बाई एफ एम। वैल्यू पुट करेंगे तो के का वैल्यू हो जाएगा 6। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। रिमार्क 5 है। रिमार्क 5 में ये बता रहा है कि अगर दो चार्ज को एयर में रखे और मीडियम में रखे तो फोर्स का वैल्यू बराबर होता है। फिर से जान लें, हमने आपको बताया अभी कि अगर आपके पास एक चार्ज Q1 है और यहां पर एक चार्ज Q2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ R है और एयर में रखा हुआ है, तो इसके बीच फोर्स F लगता है। अगर एयर को हटा दिया जाए, कोई मीडियम ला दिया जाए, तो फिर मीडियम में आकर फोर्स F इज इक्वल टू F बाई के हो जाता है। हम चाहते हैं कि फोर्स जितना एयर में है उतना ही फोर्स मीडियम में भी रहे। मतलब एयर और मीडियम में फोर्स दोनों जगह बराबर रहे। क्या यह संभव है या नहीं है? तो हाँ, संभव है। अगर आप दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स का वैल्यू इंक्रीज होगा और एक समय ऐसा आएगा जब मीडियम का फोर्स एयर के फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो आखिर इन दोनों में डिस्टेंस के बीच का रिलेशन क्या होगा? मतलब फोर्स इन एयर एंड फोर्स इज मीडियम, इसका क्या रिलेशन होगा, हम लोग ये देखना चाहते हैं। तो अभी आपने देखा, मैंने लिखा है एफ एम, एफ ए मतलब फोर्स इन एयर, एफ एम फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन एयर का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर ए स्क्वायर। आर ए के मतलब डिस्टेंस इन एयर। एफ एम का हो जाएगा 1/k इंटू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर एम स्क्वायर मतलब डिस्टेंस इन मीडियम। 1/4πε0 1/4πε0 ये कैंसिल हो जाएगा, Q1 और Q2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1/r स्क्वायर 1/k इंटू 1/rm स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो k इंटू आर एम स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आर एम स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। तो आर एम हो जाएगा अंडर रूट आर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई के और आर एम इज इक्वल टू आर बाई रूट के हो जाएगा। तो ये हो गया डिस्टेंस इन मीडियम और ये हो गया डिस्टेंस इन एयर। मतलब अगर आप एयर से हटा करके मीडियम में ला दे रहे हैं तो डिस्टेंस को रूट के टाइम से कम करना पड़ेगा। हेंस if air is replaced by a medium of dielectric constant K, then in order to keep force same, the distance between two charges is to be decreased by root K times. आइए इससे रिलेटेड एक अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है at what distance two charges should be kept in a medium of dielectric constant 100 so that electrostatic force between them should be same as when kept at a distance 200 meter in air। दो चार्ज को किसी मीडियम में कितने डिस्टेंस पर रखा जाए ताकि उसके बीच का फोर्स उतना ही हो जितना कि एयर में रखने पर 200 मीटर हो जाए। तो के का वैल्यू आपको दिया 100, आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 200, आर एम का फॉर्मूला होता है आर डिवाइडेड बाई रूट के। आर का वैल्यू 200 है, के का वैल्यू 100 है, 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। ये आपको
0 और 0 कैंसिल हो जाएगा तो 20 मीटर आ जाएगा। मतलब जितना फोर्स आपको मिल रहा है एयर में 200 मीटर के डिस्टेंस पे, इतना ही फोर्स एक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 100 है उसमें प्राप्त करने के लिए आपको चार्ज रखना होगा सिर्फ 20 मीटर के डिस्टेंस पे, तब दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसका नाम है परमिटिविटी। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक कर दें, बाकी बातें हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।